हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं। जी हाँ, वन शॉट रिवीजन यानी कि एक ही टॉपिक एक बार में आपको खत्म कराना है, यानी कि समाप्त कराना है। वन शॉट रिवीजन इसी को कहते हैं, यानी कि आज एक ही लेक्चर में आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, तो आज बात करेंगे किसकी? आज बात करते हैं अलंकार की। जी हाँ, तो अलंकार क्या होते हैं, अलंकार किसे कहा जाता है, आज हम एक ही लेक्चर में जानेंगे। ठीक है भाई, इसी को वन शॉट का नाम दिया गया है। एक ही शॉट में, एक ही लेक्चर में आपका एक टॉपिक कंप्लीट। क्लियर है बच्चों? चलो, तो एक बार हम नजर डालते हैं कि भाई आज अध्ययन क्या करने वाले हैं। तो आज जो अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले अलंकार की परिभाषा। क्लियर? अलंकार की परिभाषा, अलंकार का अर्थ, अलंकार किसे कहा जाता है, अलंकार की क्या परिभाषा होती है। क्लियर? ये हम आज पढ़ेंगे। क्लियर? आप चाहे कोई भी टॉपिक उठा के देखिए, व्याकरण में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई इसका अर्थ क्या है या इसकी परिभाषा क्या है। क्लियर? साथ ही साथ अलंकार के भेदों पर भी, यानी कि प्रकार, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं। भाई एग्जाम के अंदर क्या होता है, सवाल घूम कर भी आ जाता है। क्लियर है? अब आप कहोगे जी हमें तो केवल भेद ही पढ़ाए थे, ये प्रकार कितने होते हैं। अरे भैया, एक ही बात होती है। क्लियर है भाई? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं। क्लियर? अलंकार की परिभाषा बताइए, अलंकार का अर्थ बताइए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो अगर आप समझोगे सीधी तरीके से, अगर आप सही तरीके से, अगर आप यहाँ पर प्रेजेंटली यानी कि फिजिकली और मेंटली तौर पर अगर आप मौजूद रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को जान जाएंगे। क्लियर है? होता क्या है कि हम देख तो रहे होते हैं क्लास या फिर अटेंड तो कर रहे होते हैं क्लास, लेकिन मन कहीं और होता है। तो मन और मस्तिष्क को शरीर के साथ एक ही मुद्रा में, एक ही दिशा में लगाइए और एक शॉट में आप एक टॉपिक को कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? चलो भाई, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। तो भाई शुरुआत करें। इससे पहले पेन के साथ, कॉपी के साथ रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं हर क्लास के अंदर यही बोलता हूं। हर टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को रिमाइंड कराना चाहता हूं कि भाई लिखने से क्या होता है, सुंदरता आती है लिखावट में, राइटिंग स्पीड जो है बहुत अच्छी हो जाती है। और इसका एक जो सवाल जो अक्सर आप एग्जाम के अंदर पूछते हो कि भैया हमारे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन छूट गए थे, आता था लेकिन छूट गए थे। इसका जो मेन, जो मूल कारण होता है वो होता है कि लिखने की स्पीड का अभाव। क्लियर है? तो भाई अब आप आदत डालोगे तभी तो आदत पड़ेगी। क्लियर है? तो आप आदत डालिए ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलो, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत किसकी? अलंकार की। क्लियर? सबसे पहले आता है अलंकार का अर्थ, यानी अलंकार की परिभाषा किस तरीके से। तो पहले अर्थ जानते हैं। अलम धनकार बराबर अलंकार, दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम जमाकार यानी कि अलंकार। क्लियर? तो भाई अलम का अर्थ क्या है? आभूषण। आभूषण तो सब जानते हो, गहने, है ना। बात समझ में आ गई? भाई हमारे घर की माताएं, बहनें, जितनी हमारी चाची, मम्मी, आंटियां वगैरह होती हैं, भाई आभूषणों से बहुत प्यार। स्त्री की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं ये आभूषण। क्लियर? तो अलम का अर्थ आभूषण होता है, यानी काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई? भाई जिस प्रकार से हमारे घर की जो स्त्रियां होती हैं, है ना, विशेष तौर पे गहनों से सुसज्जित होती हैं, यानी कि एक स्त्री की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। क्या 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 लगाते हैं? ये आभूषण। क्लियर? तो अलंकार यानी कि आभूषण। क्लियर है बच्चों? तो भाई काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहा जाता है। भाई जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, क्लियर, स्पेशली स्त्रियां, तो उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि भाई मनुष्य क्या करता है, भाई अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का सहारा लेता है। इसी तरीके से
काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम अलंकार का सहारा लेते हैं। क्लियर है? तो काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहा जाता है। अलंकार यानी आभूषण। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब इसकी अगर परिभाषा आएगी तो आप एक लाइन में कैसे तरीके से डिफाइन करोगे, किस तरीके से लिखोगे? तो भाई आपने लिखना है अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहने। क्लियर? तो आभूषण जिस प्रकार स्त्री की शोभा बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, स्त्री की सुंदरता में चार चांद लगा देता है, स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता किससे होती है? काव्य की शोभा आभूषणों से होती है। क्लियर है भाई? अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, जो किसी वस्तु को सुशोभित करे, वही अलंकार होते हैं। उन्हीं को अलंकार कहा जाता है, वही अलंकार कहलाते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई है ना? अब तो नहीं भूलोगे भाई। आभूषण, अलंकार मतलब आभूषण, आप इस तरीके से समझ लीजिएगा। गहनों से क्या है? स्त्री की सुंदरता में चार चांद लगते हैं। इसी तरीके से काव्यों की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए, उनकी शोभा बढ़ाने के लिए, उन्हें सुशोभित करने के लिए, उन्हें अलंकृत करने के लिए इन अलंकारों का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? टॉपिक क्लियर? चलो भाई आगे। अब बात करते हैं अलंकारों के भेद, अलंकारों के प्रकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। क्लियर है? शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार यानी कि जो शब्द से अलंकृत हो, क्लियर है, वो होता है शब्दालंकार। अर्थालंकार जो अर्थ से अलंकृत किए जाएं, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, इस तरीके से कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। आइए एक एक करके हम इसको डिफाइन करेंगे, एक एक तरीके समझेंगे। तो पहले समझते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहा जाता है? भाई जो अलंकार शब्दों के माध्यम से, ध्यान से समझिए, शब्द से शब्दालंकार, क्लियर, अर्थ से अर्थालंकार। तो शब्दालंकार पे चल रहे हैं हम। तो जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करे, काव्यों की सुंदरता बढ़ाए, काव्यों को सुशोभित करे, भैया वे होते हैं शब्दालंकार। उन्हें कहा जाता है शब्दालंकार। क्लियर? तो जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करें, काव्यों की सुंदरता में, सौंदर्य में बढ़ोतरी करें, वृद्धि करें, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से, किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से भैया सौंदर्य आए, है ना, उसकी सुंदरता बढ़ जाए, उसकी सौंदर्य में बढ़ोतरी हो जाए, और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए, तो भैया ये शब्दालंकार कहलाता है। इसी को शब्दालंकार कहते हैं। क्लियर है? जो शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करे, सुशोभित करे, शब्दालंकार। क्लियर हो गया? यहां तक चीजें क्लियर? चलो भाई आगे चलते हैं। अब शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? तो शब्दालंकार के मुख्यतः भैया होते हैं तीन भेद। कितने भेद? तीन भेद। कौन कौन से? पहला है अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार, और तीसरा है श्लेष अलंकार। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। भाई एग्जाम के अंदर, है ना, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। अनुप्रास पूछ सकता है, यमक पूछ सकता है, श्लेष पूछ सकता है। तीनों में से, है ना, कोई ना कोई हर एग्जाम के अंदर जरूर आता है। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट है भाई ये। शब्दालंकार के कितने भेद? तीन भेद। कितने? कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। क्लियर हो गया? यहां तक चीजें क्लियर हैं? तो बोलो यस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला आता है अनुप्रास अलंकार, यानी कि पहला अनुप्रास अलंकार की बात कर लेते हैं। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? ध्यान से समझिए भाई। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण 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 यानी कि अक्षर, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, का खा गा घा अड़ा, है ना, ता था दा धा ना, चा छा जा जा वहाँ,
त त त त, ये इस तरीके से वर्ण यानी अक्षर। क्लियर भाई, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण यानी कि अक्षर, क्लियर भाई, वर्ण की आवृत्ति है ना बार बार हो, आवृत्ति मतलब बार बार, रिपीटेशन। क्लियर, किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां होता है अनुप्रास अलंकार, उसे कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। क्लियर, किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में है ना सुंदर लगता है, काव्य की सुंदरता में बढ़ोतरी हो जाती है। क्लियर है, एक वर्ण बार बार आए, रिपीट हो, यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां होता है अनुप्रास अलंकार। क्लियर है, काव्य को सुंदर बनाने के लिए एक वर्ण अगर रिपीट हो रहा है, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो सीधा सा अनुप्रास अलंकार होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गए? चलो भाई, अब किस तरीके से, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कई बार हमें उदाहरण के क्या बोलते हैं, परिभाषा नहीं आती, अर्थ नहीं आते, लेकिन जैसे ही हम उदाहरण पे चलते हैं तो तुरंत परिभाषित हो जाता। क्लियर है, उसको परिभाषित करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है, उसका अर्थ समझने में हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। क्लियर है, किस तरीके से, जिस तरीके से चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब यहाँ पर आप गौर फरमाइएगा कि भैया मैंने क्या बताया था, एक वर्ण बार बार, एक वर्ण बार बार, तो भैया क्या हो रहा है, चारु चंद्र की चंचल, है ना, ये क्या है, चा वर्ण बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है, चा वर्ण बार बार आ रहा है, और ये चा वर्ण बार बार आने से इस काव्य की सुंदरता में बढ़ोतरी होती है। हो गई नहीं हो गई? क्लियर है भाई, देखो चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, और आवृत्ति होने बार बार होने से है ना वाक्य में सौंदर्य में बढ़ोतरी हो गई, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अतः यहाँ पर क्या, अनुप्रास अलंकार की, है ना, क्लियर हो गया, यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। एक वर्ण की आवृत्ति एक से कई बार हो रही है, बार बार हो रही है, तो क्या आएगा, अनुप्रास अलंकार। क्लियर है, आगे लेके चलते हैं। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा, है ना, क्या आ रही है भैया, माँ वर्ण बार बार आ रहा है, माँ वर्ण बार बार आ रहा है, क्या, माँ, माँ मनुज वेश का, है ना, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, है ना, तो क्या आ रहा है, ये माँ वर्ण बार बार आ रहा है, माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और हम जानते हैं कि जब किसी काव्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, है ना, बार बार एक वर्ण की आवृत्ति हो, एक से अधिक बार, वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। क्लियर हो गया? तो किसका उदाहरण है ये, अनुप्रास अलंकार। क्लियर है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। क्लियर है, एक से कई बार आ रहा है एक वर्ण। इसी तरीके से रघुपति राघव राजा राम, है ना, रघुपति राघव राजा राम, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्लियर है, रघुपति राघव राजा राम, है ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, है ना, सबको सन्मति दे भगवान। क्लियर, तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रावर्ण बार बार आ रहा है, क्या, रावर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, रिपीटेशन, जिससे क्या हो रहा है, इस वाक्य की शोभा बढ़ गई। और साथ ही हम जानते हैं कि जब किसी काव्य में किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो भाई उस काव्य में अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर है, किसके अंतर्गत आएगा, अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। और एक लेके चलते हैं, है ना भाई, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, है ना, चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। भाई क्या हो रहा है, कितना बेहतरीन, मुझे सुनाने में मजा आ रहा है और सुनने में भी आपको इंटरेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ गई? तो भाई एक वर्ण बार बार आ रहा है, अब चा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से, तो भाई इन पंक्तियों में जो बार बार चा आ रहा है, तो इससे क्या होगा, इस काव्य की सुंदरता में बढ़ोतरी हुई नहीं हुई? क्लियर, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और इससे इस काव्य की सुंदरता में चार चांद लग गए। क्लियर, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई। क्लियर, तो चा वर्ण बार बार आ रहा है, चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। और एग्जाम्पल देखते हैं, तो कर कानन कुंडल मोर पखा, का वर्ण। क्लियर भाई, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, क्या, तावर्ण।
क्लियर है। रघुपति राजा भी हमने देखा रावण, ठीक है, क्लियर। कोमल कलाप कोकिल कमनीय कूकती थी, यानी कि का वर्ण की आवृत्ति। और जब एक वर्ण एक से अधिक बार आए, बार बार आए, तो वहां होता है अनुप्रास अलंकार। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अनुप्रास अलंकार तो नहीं भूलोगे कभी, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक वर्ण जहां बार बार आए, रिपीट हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर। इसके बाद चलते हैं यमक अलंकार पे। अनुप्रास के बाद यमक, और यमक जैसे एक वर्ण बार बार आया था। क्लियर, ध्यान से समझना। अनुप्रास समझ गए, यमक अपने आप समझ जाओगे। क्लियर, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में आपने देखा कि भैया एक वर्ण की आवृत्ति क्या है, बार बार हो रही है, वही उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द, इसको ध्यान में रखो बस। वर्ण क्या होता है, का, खा, गा, घा, और शब्द, एक शब्द एक वर्ण, इतना ध्यान रखो। अनुप्रास में एक वर्ण बार बार आएगा, और वही यमक में क्या आएगा, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन दो बार प्रयोग हुए जो शब्द हैं भाई, उनका अर्थ अलग अलग हो। शब्द एक ही रहेगा, दो या दो से अधिक बार आएगा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग कहलाएगा। क्लियर, तो वहां यमक अलंकार होता है। एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, अनुप्रास अलंकार। एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हों, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। चलो भाई, उदाहरण से समझेंगे, तुरंत समझ जाओगे। चलो भाई, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, और मादकता अधिकाय, और वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। क्लियर, क्या आया है, एक शब्द की पुनरावृत्ति, यानी एक शब्द दो बार या दो से अधिक बार। कनक एक, कनक दो, तो एक और ये दो, तो कनक शब्द एक है, लेकिन दो बार आया है। ये दोनों के अर्थ अलग अलग हैं भाई। एक का है धतूरा, क्या है, एक का धतूरा है, और दूसरे का है सोना। क्या, सोना। भाई नींद वाला सोना नहीं है ना, रात में जो नींद आती है ना, भाई सो जाओ, भाई वो सोना नहीं, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। क्लियर, तो कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। यानी कि कनक का मतलब होता है धतूरा, और कनक का मतलब होता है सोना। भाई किसी को बहुतायत यानी ज़्यादा मात्रा में अगर कोई धतूरा खा ले, भाई धतूरा आपने देखा होगा, भाई आपने देखा शिवरात्रि पे ये बहुत सारे आ जाते हैं चढ़ाने के लिए शिवलिंग पे, है ना। धतूरा एक कांटे वाला फल होता है ना। इसके अंदर क्या होता है, नशीला पदार्थ कह सकते हो आप, नशा होता है। तो ज़्यादा मात्रा में खा लेने से व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। क्लियर, उसको नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। क्लियर, उसके साथ तो भाई यानी कि ज़्यादा मात्रा में धतूरा खाने से वो व्यक्ति पागल हो जाता है। और ज़्यादा मात्रा में अगर किसी को सोना मिल जाए, यानी कि गोल्ड मिल जाए, तो वो व्यक्ति भी बौरा जाता है। तो उसी संदर्भ में कहा है, न ज़्यादा धतूरे का सेवन अच्छा, न ज़्यादा सोना अच्छा। क्लियर, लेकिन शब्द एक ही है, कनक। क्लियर हो गया, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और दोनों के अर्थ विपरीत हो। क्लियर, काली घटा का घमंड घटा, ये घटा और ये घटा दो बार आया है। काली घटा, आप देख रहे हो जब बादल आते हैं, काले काले बादल आते हैं, है ना, और आज तो बरसात होगी, क्या कैसे पता चला, काले काले बादल छा रहे हैं, तो वो क्या है, घटा, काली घटा छा गई। का घमंड घटा, जब वो बादल छट जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं, यानी कि उनका घमंड घट गया, चले गए, यानी कि बरसात हो गई, अब चले गए। तो उसी संदर्भ में कहा गया है, काली घटा का घमंड घटा। तो एक घटा का मतलब है बादलों से। क्लियर है, क्लियर। तो पहले घटा शब्द का वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयोग किया गया, दूसरी बार घटा का अर्थ है कम हुआ। क्लियर, काले काले बादल आते हैं, कहते हैं काली घटाएं छा गई, और जब वो चले जाते हैं यानी कि घट गई, चला गया। काली घटा का घमंड घटा। इसी तरीके से माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो देखो दो बार आया है मन का और मन का। जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, तारे और तारे,
यानी कि एक ही शब्द है, 2 बार आया है, दोनों के अलग डिफरेंट। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। क्लियर है, पीर पीर 2 बार आया है। क्लियर है, पीर पीर 2 बार आया है, बेनी बेनी 2 बार आया है, तारे तारे 2 बार, मन का 2 बार। यानी कि शब्द एक ही है लेकिन 2 बार आया है और दोनों के अलग विपरीत। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो भाई, अब आता है श्लेष। भाई अनुप्रास समझ गए, यमक समझ गए, श्लेष अपने आप समझ जाओगे। श्लेष क्या है भाई? श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है। भाई श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। यहाँ पर शब्द एक ही रहता है लेकिन अर्थ कई हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। यानी कि शब्द एक ही रहता है और अर्थ उसके कई निकलते हैं। क्लियर, जैसे पानी गए न उबरे और मोती मानुष चून। तो पानी यानी शब्द एक आया है और 3 अर्थ निकलते हैं इसके। 3 अर्थ निकलते हैं, मोती, मानुष और चून। पानी एक बार आया है लेकिन इसके अर्थ 3 निकलते हैं। क्लियर है, तो रहीम के इस दोहे में पानी शब्द को इंगित किया गया है। पानी के बिना मोती की चमक संभव नहीं है ना। मोती कहाँ चमकता है भैया? पानी के अंदर। मोती की चमक पानी के बिना बेकार है। क्लियर है, और इसी तरीके से पानी के बिना आटे का भी कोई अर्थ नहीं है। मोती बेकार पानी के बिना। चून कहते हैं आटे को। आटा समझते हो? वही आटा जिससे रोटियां खाते हैं भाई। आप बताइए, क्या बिना पानी के आटा गूंथ सकता है कोई? है ना, आटा गूंथ नहीं सकता बिना पानी के। तो पानी के बिना मोती बेकार, पानी के बिना चून बेकार। क्लियर है, बात समझ रहे हो? पानी के बिना आटे का भी कोई औचित्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य बिना पानी अर्थात सम्मान के कुछ नहीं है। कहते नहीं पानी पानी हो गया, शर्म के मारे पानी पानी हो गया। एक इंसान की अगर इज्जत चली जाए, एक इंसान का मान सम्मान चला जाए, तो वो व्यक्ति है ना, जीता जाता जागता व्यक्ति जो है मृत व्यक्ति के समान होता है ना। मान सम्मान ही उसका सब कुछ होता है। क्लियर है, तो पानी मोती के संदर्भ में, मानुष के संबंध मनुष्य के, और चून यानी आटे के संबंध में। इसके 3 अर्थ निकल गए। पानी एक है लेकिन अर्थ 3 जगह निकलते हैं। क्लियर, इसी तरीके से सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक और जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। हरि 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 एक शब्द आया है और 2 अर्थ देकर जा रहा है। हरि यानी बंदर के संदर्भ में भी कह सकते हैं, और हरि यानी परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह जिसको भी हम मानते हैं उसके रूप में भी कर। क्लियर, तो हरि शब्द एक बार आया है और लेकिन इसका अर्थ निकल गया अलग। क्लियर है भाई, एक का निकला बंदर के संदर्भ में और एक का निकला परमात्मा ईश्वर के संदर्भ में। क्लियर, आप सीधे रास्ते चल रहे हो। क्लियर, और सिंपल सी चीज़ है, बंदर आपसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आपने बंदर को क्या किया, परेशान किया, तो बंदर चिपट पड़ता है काटने के लिए, आता नहीं है ना। इसी तरीके से जब आप सीधी राह चलते हो तो सब राह आसान होती है, मुश्किल तब होती है जब कोई गलत राह पकड़ते हो। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलो भाई, क्लियर हो गया। शब्दालंकार क्लियर हो गया। चलो, शब्दालंकार के कितने? 3 भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसी तरीके से अब आ जाते हैं दूसरे पे, यानी कि अर्थालंकार, यानी कि अर्थों से अलंकृत। अल्को से अर्थ से जिसकी शोभा बढ़े, अर्थ से अलंकृत, अर्थालंकार। क्लियर, जब किसी काव्य की, किसी शब्द की या किसी भी तरह के लेखन की अर्थ के आधार पे, क्लियर है, अर्थ के आधार पे शोभा बढ़ाई जाए, उसके अर्थ के हिसाब से उसको सुंदर बनाया जाए, उसी को अर्थालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार समझ गए। अब बात अर्थालंकार की करेंगे। तो अर्थालंकार में अगर हम बात करें तो अर्थालंकार के भेदों की बात करेंगे तो भाई अर्थालंकार के होते हैं 5 मुख्यतः भेद। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक एक करके देखते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। क्लियर हो गया? यस और नो? चलिए, वेरी गुड। चलो, अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति और 5वां है मानवीकरण अलंकार। क्लियर हो गया?
यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3, अनुप्रास, यमक, श्लेष। इसी तरीके से अर्थालंकार के 5 भेद, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। आप कहोगे सर 3 याद नहीं हुए सही से, अब ये 5 और कर दिया आपने, इतना लंबा चौड़ा, है ना। तो भाई इनकी भी एक शानदार ट्रिक है, और देखो ट्रिक काम करती है। क्लियर है? ट्रिक काम करती है। आप चाहे अपने हिसाब से जैसे चाहें, मकसद होना चाहिए इनको याद करना, रटना नहीं है, रटना नहीं है, इनको जहन में बिठाना है अपने मन मस्तिष्क में, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। क्लियर? तो एक तरीका है, हो सकता है तरीका किसी के काम आ जाए, है ना। आप भी अपने ट्रिक लगा सकते हो, मकसद है इसको याद करना। चलो भाई, तो एक तरीका है याद करने का, जिस तरीके से उपमा अलंकार। अब देखो उपमा से क्या समझ में आया? उपमा क्या है? खाद्य पदार्थ है, साउथ इंडियन डिश है। क्लियर है? तो उपमा खाया, ये खाने वाली चीज़ है उपमा। क्लियर है? साउथ इंडिया में आपको मिलेगी, साउथ इंडियन डिश है। क्लियर? तो उपमा खाया, और खाने के बाद क्या? रूप निखर आया। उपमा खाने पर रूप निखर आया, तो उपमा से तो हो गया सीधा सीधा उपमा अलंकार, और रूप निखर आया, रूप से हो गया रूपक अलंकार। उपमा खाया, रूप निखर आया। अब हम क्या कर सकते हैं भाई? उत्प्रेक्षा, कल्पना या संभावना। क्लियर? उपमा खाया, रूप निखर आया, अब हम कल्पना या उत्प्रेक्षा या संभावना कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि हम मानव हैं, क्योंकि हम मानव हैं। तो मानव से क्या हुआ? मानव से बन गया मानवीकरण। भाई हम मानवी तो हैं, इंसानी तो हैं, क्योंकि हम मानव हैं, और इसमें कोई अति नहीं, इसमें कोई, है ना, कोई भी संदेह नहीं। क्लियर है? अति से क्या बना? अतिशयोक्ति। क्लियर? उपमा खाया, रूप निखर आया, अब हम उत्प्रेक्षा या संभावना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हम मानव हैं और इसमें कोई अति नहीं। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 2-4 बार आप देखोगे, समझोगे, सामने मिरर के सामने या किसी भी व्यक्ति के सामने सुनाओगे, तो भाई आपको याद हो जाएंगे। इसमें कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? चलो अब एक एक करके इनको भी, है ना, परिभाषित कर लेते हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले उपमा अलंकार। चलो भाई, उपमा अलंकार किसे कहा जाता है? तो उपमा अलंकार की परिभाषा अगर बात करी जाए तो भाई जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, ध्यान से समझिए, जब किसी काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाए, अब किसी काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाए, तो भैया उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। बात समझ में आ गई? जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति से की जाए, तो वहां होता है उपमा अलंकार। क्लियर है? समझे? नहीं समझे? उदाहरण से समझेंगे। चलो भाई, उदाहरण से पहले आपको उपमा अलंकार पहचानने की क्या एक छोटा सा आसान तरीका बता देते हैं, एक ट्रिक बता देते हैं, ताकि आप पहचान सको। आसानी कर देते हैं उपमा अलंकार कैसे पहचानेंगे। तो भाई आप समझिए कि जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह क्या होता है? ये होता है डैश। क्लियर है? बीच में आपने देखा होगा डैश होता है, नहीं होता है? हाँ, यस। तो योजक चिन्ह इसको बोलते हैं, डैश को। इसको योजक चिन्ह कहा जाता है जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके ठीक बाद क्या आए? सा आए, सी आए, से आए या सरिस आए। क्या आए? सरिस आए। ये सरिस है, ठीक है? क्या है? सरिस। ये है सरिस। क्लियर हो गया? सा, सी, से या फिर सरिस। किस तरीके से? आओ मैं समझा देता हूं। ये डैश और इसके ठीक बाद सा, ये डैश इसके ठीक बाद सी, और ये डैश इसके ठीक बाद से। क्लियर है? या फिर सरिस, केवल सरिस। क्लियर? अगर ये वाक्य में आपको कहीं नजर आ जाए तो वो उपमा अलंकार होगा।
क्लियर है? जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, मुख चंद्रमा, योजक चिन्ह और सा, क्या आया? योजक चिन्ह और सा। कर कमल, योजक चिन्ह और सा। कर कमल डैश, उसके बाद ठीक सा। तो इस तरीके के आपको शब्द कहीं पर भी मिल जाएं और आपको अलंकार पहचानने के लिए बोल दिया जाए तो आप उपमा अलंकार बताइएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि योजक चिन्ह के बाद सा आएगा, सी आएगा, से आएगा या फिर केवल सरिस आएगा। क्लियर है? तो क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। क्लियर हो गया? यहां तक चीजें समझ में आ गई? अब उपमा अलंकार के होते हैं कितने? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। उपमेय किसको बोलते हैं? जिसकी तुलना की जा रही है। बात समझ में आ गई? उपमेय किसको बोलते हैं? जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान किसको कहा जाता है? जिससे तुलना की जा रही है। बात समझिए, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे तुलना की जा रही है, और साधारण धर्म वो ऐसा गुण, क्लियर, जिसकी वजह से दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। क्लियर? गुण धर्म, भैया गोरा है, काला है, भाई वो उसके समान बड़ा सुंदर है ना, उसकी तरह बहुत ही ज़्यादा, है ना, निखार। तो कहने का मतलब क्या है? गुण की वजह से, किसी न किसी गुण की वजह से तो तुलना की जा रही है। तो वो गुण जिसके आधार पर तुलना की जा रही है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, आड़ा है, तिरछा है, कहने का मतलब ये है, ये होता है साधारण धर्म। और वाचक शब्द क्या? जिस युक्ति या शब्द के माध्यम से तुलना की जा रही है। क्लियर है? जैसे योजक चिन्ह के बाद सा, कर कमल सा, इस तरीके से कहने का मतलब यह है। तो सा सी से, इस तरीके से। तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अब ये चारों अंगों का प्रयोग करके दिखाएंगे किस तरीके से, आओ देखते हैं। तो पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला अलंकार पहचानने के लिए आएगा। तो कैसे पहचानोगे? पीपर पात सरिस आ गया जी इसके अंदर, और अभी मैंने बताया आपको, योजक चिन्ह के बाद सा आए, सी आए, से आए या सरिस आए, तो यहां पर सरिस है। क्लियर है? अब कैसे पता लगाएंगे कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है? तो आओ समझते हैं। तो भाई, मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया गया है। पीपर पात सरिस मंडोला, ये जो पंक्ति आप देख रहे हो, इस दोहे के अंदर क्या कहा जा रहा है? भैया मन जो है ना, मन, ये जो मन है, मन बड़ा चंचल होता है नहीं होता है? क्लियर? तो मन जो चंचल हो गया, ये जो मन चंचल हो रहा है, मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। तो भैया मन क्या हुआ? क्योंकि मन की तुलना की जा रही है, तो मन क्या हुआ? ये तो हो गया उपमेय। क्यों? क्योंकि उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, मन उपमेय हो गया। और पीपर पात यानी कि पीपल का पत्ता क्या है? हिल रहा है, डुल रहा है, तो पीपल का ये पत्ता है, ये हो गया उपमान। किसकी तरह? मन पीपल के पत्ते की तरह क्या कर रहा है? डोल रहा है। डोलना क्या है? पत्ते का स्वभाव है, हिलना डोलना। क्लियर? ये डोलना, ये हो गया साधारण धर्म। क्लियर? और सरिस मंडोला, ये सरिस से क्या है? इसको ज्वाइंट किया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। तो सरिस क्या है? के समान, ये वाचक शब्द है। क्लियर है? के समान, सरिस के समान। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये वाचक शब्द है। और हम जानते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं की उनके एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार आता है। क्लियर है? मन को पीपल के पत्ते के समान हिलता हुआ, डुलता हुआ बताया गया है। जैसे पत्ता हिल रहा है, डुल रहा है, वैसे ही ये मन भी बड़ा चंचल है। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी चेन्नई, कभी IPL, कभी वर्ल्ड कप, कभी फुटबॉल के ग्राउंड में। तो भाई मन से ज़्यादा तेज तो कोई चल ही नहीं सकता। क्लियर है? तो मन हिल रहा है, डोल रहा है। क्लियर है? कि मन किसके समान? पीपल के पत्ते के समान। क्लियर? तो उससे, पीपल के पत्ते से इसकी तुलना की गई। बात समझ में आ गई? हाँ, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वही होता है उपमा अलंकार। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो भाई,
आगे बढ़े, चलो। कर कमल सा कोमल, कमल सा, क्लियर है, कमल के समान, क्लियर। यहां पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया। कर कमल सा, देखो आया योजक चिन्ह के बाद सा आया है ना, उपमा, क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो भाई, अब पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। इस उदाहरण में कर उपमेय है, पैर उपमेय है, पैरों की तो तुलना हो रही है ना। कमल क्या है, कमल के समान, कमल क्या है, कमल उपमान है, कमल से तुलना हो रही है। और साधारण धर्म क्या है, कोमलता, कोमलता इसका साधारण धर्म है, क्लियर। और उपर्युक्त वाक्य में सा वाचक शब्द है, यहां क्या होगा, उपमा अलंकार, क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो भाई आगे बढ़ें, चलो भाई। अब इसके बाद आता है रूपक अलंकार, क्लियर। रूपक अलंकार, भाई जब किसी विषय की तुलना किसी अन्य विषय से ऐसे की जाए कि एक विषय को दूसरे का ही रूप समझ लिया जाए, वहाँ एक किसी विशेष विषय से तुलना हो रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब किसी विषय की तुलना किसी अन्य विषय से ऐसे की जाए कि एक विषय को दूसरे का ही रूप समझ लिया जाए, अर्थात एक विषय को दूसरे विषय से पृथक ना समझा जाए या उसमें भेद ना किया जाए, तो ऐसी तुलना को रूपक अलंकार कहा जाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। क्या कहा जाता है भाई, रूपक अलंकार कहा जाता है, क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए भाई, अब आगे लेकर चलते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तब समझ में आएगा। आपने कभी जुड़वा बच्चे देखे, जुड़वा बच्चे देखें, राम श्याम, राम आ जाए और श्याम चला जाए तो कोई कहे कि ये श्याम है, तो पता ही नहीं लगा पाओगे कि राम चला गया कि श्याम चला गया, यहाँ राम है कि यहाँ श्याम है, क्लियर है। यही रूपक अलंकार का उदाहरण है, और आप एग्जाम्पल से समझते हैं तब समझते हैं। वहाँ पर योजक चिन्ह के बाद सा सी से आया था, यहाँ पे ट्रिक ये है कि इसके बाद सा से सी नहीं आएगा, क्लियर है, बात समझ में आ गई। केवल योजक चिन्ह आएगा और सा से सी नहीं आएगा, केवल योजक चिन्ह आएगा, क्लियर। आंख बंद करके आपने रूपक अलंकार पे टिक करना है, ये रूपक अलंकार की पहचान है, क्लियर है। उपमा आप समझ ही रहे हो, योजक चिन्ह के बाद सा से सी या फिर सरिस, और यहाँ पर योजक चिन्ह के बाद सा से सी नहीं आए, क्लियर है, रूपक अलंकार कर ले। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, क्लियर है, चंद्र खिलौना। यहां पर देखो योजक चिन्ह आया है, डैश आया है, लेकिन सा से सी नहीं आया है। चंद्र खिलौना, चांद को ही खिलौना मान लिया है, बाल हट, चंद्र के समान नहीं, चंद्र के समान नहीं, चंद्र खिलौना ले हो, यानी कि चांद को ही खिलौना मान लिया और बिना उसको लिए हुए मैं नहीं मानूंगा, क्लियर है। तो भाई यहां पर क्या है, चंद्रमा और खिलौने में समानता ना दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, चंद्र खिलौना, चांद खिलौना, क्लियर है भाई। अतः क्या होगा, रूपक अलंकार, क्लियर है ना। चांद जैसा खिलौना नहीं, चांद के समान वो माफ कीजिएगा, चांद के समान खिलौना नहीं, क्लियर है, चंद्र के जैसा खिलौना नहीं, चांद खिलौना, चांद को ही खिलौना बता दिया गया है। चरण कमल बंदो हरे राई, क्लियर है, बात समझ में आ गई। यहां क्या किया गया है, चरणों को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है, चरण को ही कमल बोल दिया गया है, क्लियर है। और यहां पर रूपक अलंकार होगा, चरण को ही कमल बोल दिया गया है, क्लियर। अब तो इन चरणों में ही भाई मेरा मन लगे, भाई यही मेरा उद्धार करेंगे, यही सब कुछ है ना, भगवान के चरण पकड़कर। तो चरण कमल बंदो हरि राई, क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो भी आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा, जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना, उत्प्रेक्षा संभावना है ना, कल्पना। तो भाई जहां उपमेय उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो, तब वहां क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।
उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना का वर्णन हो, वहीं पर उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। अब इसको कैसे पहचानेंगे? अगर पंक्ति में आए मनु, क्या आ जाए? मनु, जनु, मनहु, मानो और जानो, ज्यों त्यों, निश्चय इव आदि आए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्लियर है? ध्यान से समझना। मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, ज्यों त्यों, निश्चय इव आदि आए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर? जहां उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन किया जाए, क्लियर है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पंक्ति में आ गया मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, ज्यों त्यों, निश्चय एव, इस तरीके से ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का तरीका। क्लियर है? इसको ध्यान में रखो बस। मनु, जनु, मानो, मनहु, मानो, ज्यों त्यों, निश्चय एव। क्लियर? अब उदाहरण समझेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। मुख मानो चंद्रमा सा, क्या आ गया? मानो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? मुख मानो चंद्रमा है। भाई ऊपर दिए उदाहरण में मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन किया जाए। मुख मानो ऐसा है, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुंदर, यानी मुख मानो चंद्रमा है। क्लियर? तो यहां पर क्या किया जा रहा है? यहां पर मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन किया जा रहा है। क्लियर है? इस वाक्य में मानो भी प्रयोग किया गया है और यहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मानो से ये पता चलता है ये क्या है? ये पहचानने का तरीका है। मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, ज्यों त्यों, निश्चय इव, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे लेके चलें। अब और आगे लेके चलते हैं। मुख मानो चंद्रमा के, मुख मानो चंद्रमा है, ये आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से नेत्र मानो कमल हैं, उसके नेत्र बड़े ही सुंदर हैं, ऐसा लगता है मानो, है ना, कमल है। नेत्र मानो आ गया, मानो, मानो, जानो, निश्चय एव, ज्यों त्यों। क्लियर? तो भाई नेत्र उपमेय की कमल उपमान होने की कल्पना की जा रही है यहां पर। क्लियर है? नेत्र उपमेय की कमल उपमान होने की कल्पना कीजिए। नेत्र किसके समान? कमल के समान। क्लियर है? उपमेय की यहां पर संभावना व्यक्त की जा रही है, कल्पना व्यक्त की जा रही है। मानो शब्द का प्रयोग कल्पना करने के लिए किया गया है। क्लियर? नेत्र मानो कमल के समान, है ना, कमल है, अतः यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? अभी भी समझ में आ गया? क्लियर है? मानो से पता चलता है, जानो से पता चलता है, मानो, जानो, निश्चय एव, ज्यों त्यों, है ना, मनहु, जनहु। क्लियर? क्लियर हो गया? इस तरीके से तो उपमेय में उपमान की संभावना जहां व्यक्त की जाए वो क्या हो गया? वो हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे लेके चलें। चलो भाई अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अब ध्यान से समझना, अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहा जाता है? पहले इसकी परिभाषा समझ लो, पहले समझ लो अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है, फिर उदाहरण पे चलेंगे। तो भाई जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए तो वहां क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। आप तुरंत समझ जाओगे, है ना। लंबी लंबी बातें जब की जा रही हैं, जहां पर वास्तविकता कुछ और है और उसका वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जा रहा है, बहुत बड़ा चढ़ाकर जब वर्णन किया जाए तो वहां पर क्या होगा? वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर? जब किसी घटना का वर्णन, क्लियर, जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए, है ना, जैसे जिसको बोलते हैं महिमा मंडन किया जाए, बहुत बड़ा चढ़ाकर, उसको अतिशयोक्ति अलंकार की श्रेणी में लाया जाता है। क्लियर है? वो अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार और घोड़ा कैसे उतरे पार, और राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। है ना, महाराणा प्रताप और चेतक, आपने कहानी सुनी होगी, है ना। राणा का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक से बहुत प्यार किया करते थे और चेतक भी राणा की उम्मीदों पर एकदम खरा उतरता था, है ना। अंतिम समय तक चेतक ने साथ दिया था राणा का। क्लियर है? बात समझ रहे हो? तो क्या है, जब चेतक जो है
राणा प्रताप चेतक के साथ सवार जा रहे थे रणभूमि से, तो बीच में नदी पड़ी, बीच में एक नदी पड़ी, तो राणा सोच ही रहे हैं, क्लियर है, राणा सोच ही रहे हैं, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे, राणा सोच रहे हैं कि अब घोड़ा कैसे उस पार जाए। तो राणा इस तरफ सोच ही रहे थे कि तब तक चेतक था उस पार। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? एक व्यक्ति अभी सोच ही रहा है, तब तक चेतक था उस पार, यानी कि उसका महिमा मंडन इस तरीके से कर दिया गया, बहुत बड़ा चढ़ा के, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो और आगे लेके चलें। चलो एक और देखते हैं, एक दोहा रामायण से ले लेते हैं। आपने देखा होगा, रामायण से एक दोहा लेते हैं। रामायण से क्या है, हनुमान की पूंछ में है ना, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। भाई हनुमान जी यानी कि लंका में जब सीता मैया का पता लगाने के लिए भेजा था राम जी ने, तो उन्होंने सीता मैया का पता लगा लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई मैया मुझे भूख लगी है, तो वो उनको आज्ञा मिली, और आज्ञा मिलने के बाद उन्होंने जो तांडव किया उस बाग में, है ना, तो भाई उस तक रावण तक वो बात पहुंची, और रावण ने देखा कि भाई जाओ देखो पकड़ के लाओ, तो बहुत उसको पकड़ने में क्या बोलते हैं लोग नाकाम रहे। तब जाके इंद्र का जो पुत्र था वो पकड़ के लेके आया, इंद्रजीत, क्लियर। तो तब जाके भरी सभा में डिसाइड किया गया, ये निर्णय लिया गया कि भैया इसकी बंदर की पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि दूत को मारा तो जाता नहीं है, एक काम करो, तो दंड तो देना पड़ेगा, इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो पूंछ में आग नहीं लग पाई, पूंछ में आग नहीं लग पाई। भाई हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। भाई आग लग नहीं पाई है पूंछ में, तब तक तो लंका जल गई और सारे निशाचर राक्षस भाग गए। के लिए तो क्या हो रहा है, महिमा मंडन, यानी कि किसी घटना का वर्णन बड़ा चढ़ाकर करना ही अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? अतिशयोक्ति समझ गए। अब आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार मतलब जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। क्लियर है? बात समझ रहे हो? अब मानवीय भावनाएं क्या है? भाई देखो, मनुष्य हंस सकता है, बोल सकता है, रो सकता है, मुस्कुरा सकता है, खिलखिला सकता है। क्लियर? सब बात समझ रहे हो? तो मानव जो कर सकता है, उसकी भावनाओं को प्रकृति की चीज़ों में, प्राकृतिक चीज़ों में, जैसे नदियां हैं, पहाड़ है, जल, मैं कहने का मतलब है जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनमें आप मानवीय भावनाओं को अगर वर्णन किया करो, तो भैया वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? चलो और समझते हैं कि भाई फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब एक बात बताओ, इंसान हंसता है, इंसान मुस्कुराता है, क्या कभी किसी ने फूल हंसते हुए देखे? क्या कभी किसी ने कलियों को मुस्कुराते हुए देखा है ना? नहीं ना। तो फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहां पर साफ साफ पता चल रहा है क्या, मानवीकरण अलंकार के बारे में। क्लियर हो गया? भाई आप देख सकते हो फूलों के हंसने का वर्णन किया जा रहा है, इंसान हंसता है ना, मनुष्य हंसता है, रोता है। क्लियर हो गया? लेकिन यहां पर फूलों के हंसने का वर्णन किया जा रहा है, फूल को हंसता देख कलियां भी मुस्कुरा दी, है ना। तो इंसान मुस्कुराता है, इंसान हंसता है, क्लियर, कलियां मुस्कुरा रही हैं, फूल हंस रहे हैं, फूल को हंसता देख कलियां अपने आप मुस्कुराने लगी। तो मनुष्य करते हैं ये सब, क्लियर। लेकिन यहां पर फूलों के संदर्भ में कहा जा रहा है कि फूल हंसे और उनको हंसता हुआ देख कलियां भी मुस्कुराने लगी, कलियां भी जो खिलखिला के हंसने लगी। क्लियर है? इस तरीके से क्या है, यहाँ पर मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है ना, प्रकृति में। क्लियर है? तो क्या होगा, मानवीय अलंकार। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? क्लियर? आओ एक प्रश्न भी देखते हैं, आइए प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखो, पीपर पात सरस मन डोला, बताओ इसमें कौन सा अलंकार है? क्या है भाई? उपमा अलंकार, उपरास अलंकार, यमक अलंकार या फिर मानवीकरण अलंकार? अभी हमने सब पढ़ा है। चलो फटाफट उत्तर देते हैं, बताओ। पीपर पात सरस मन डोला,
बताइए फटाफट। अभी अभी हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस। चलो समय समाप्त। भाई उत्तर होगा ए। क्लियर हो गया? ए इज द राइट आंसर। उपमा अलंकार की परिभाषा आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। उपमा अलंकार के अंतर्गत पीपर पास सरिस मंडोला, मेघ आए बंठन के, इनमें कौन सा अलंकार है? मेघ आए बंठन के। अरे भैया आदमी आता है सूट बूट में, आदमी आता है सूट बूट में टाई वाई। अब यहाँ पर मेघ आए बंठन के, तो मानवीकरण अलंकार है, उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है या फिर अनुप्रास अलंकार है? ए बी सी या फिर डी? बताओ। ए है, बी है, सी है या फिर डी है? साफ साफ पता चल रहा है भैया, है ना। प्रकृति में अगर आप, है ना, मानवीय भावनाओं का वर्णन कर रहे हो प्रकृति से जोड़कर, तो सीधी सीधी बात मानवीकरण अलंकार। क्लियर है? बात समझ रहे हो? चलो भाई क्लियर, ए इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, चलो भाई। तो क्या किया हमने किया अलंकार। चलो भाई, तो हमारा वन शॉट रिवीजन कंप्लीट, और भाई अलंकार होते हैं आपके कंप्लीट। ओके बच्चों, चलो भाई। तो भाई आज के इस लेक्चर में बच्चों इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। क्लियर? मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, तब तक बने रहो डाउट नट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।